नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा इस एकेडमी पर। शेरशाह सूरी अपने प्रशासन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है और यहाँ से खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। शेरशाह सूरी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जो प्रमुख तथ्य हैं वह तथ्य कौन से हैं, कैसे वह अपने प्रशासन को चलाता था, उसकी क्या क्या व्यवस्थाएं थी, वह सब कुछ आज हम डिटेल से देखेंगे और समझेंगे कि शेरशाह सूरी का जो प्रशासन है वह किस प्रकार से चलता था। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हमने देखा कि शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, मुगल साम्राज्य को बाहर कर दिया और उसके बाद दिल्ली, आगरा, बंगाल, बिहार इन सारे क्षेत्रों पर उसका प्रभाव स्थापित हो गया। इसके जो शासन का विवरण है वह हमको कहां से मिलता है? अब्बास खान का एक लेख है। लेख का नाम क्या है? तारीखे शेरशाही। यानी अब्बास खान ने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है तारीखे शेरशाही। इस तारीखे शेरशाही से ही हमको शेरशाह सूरी के प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है। यह कहता है कि जो इसका प्रशासन है वह बहुत न्यायप्रिय है, लोगों को न्याय बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, राजस्व व्यवस्था इसकी बहुत मजबूत है। इसके साथ साथ जो सड़क निर्माण है और डाक व्यवस्था है यह व्यवस्था भी इसकी बहुत मजबूत है। इसमें दो तीन तथ्य आप ध्यान रखिएगा। इसने एक व्यवस्था लागू की थी। व्यवस्था क्या थी? पट्टा और कबूलियत की प्रणाली। यानी लोगों को यह पट्टे पर भूमि देता था, उनसे कबूलियतनामा या एक तरीके का एग्रीमेंट साइन करवाता था और उसके तहत कृषि व्यवस्था को मजबूत किया जाता था। पहला काम यह। दूसरा काम, इसने सड़कें बनवाई और इन सड़कों में सबसे फेमस क्या है? सड़के आजम, जिसको कहा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। इसमें इसने क्या किया? एक तो इसने सड़कें बनवाई, सड़कों पर इसने सराय बनवाई। सराय मतलब ऐसे स्थान जहां पर लोग रह सके। कुएं बनवाए, पेड़ लगवाए, यानी जिससे जो आपके यात्री हैं वह रुक सके। इसके साथ साथ इसने क्या किया? चौकियां बनवाई। चौकियां मतलब सैनिकों की नियुक्ति की जो इस क्षेत्र की सुरक्षा को देख सके। यानी आम लोगों की सुविधा के लिए भी इसने व्यवस्थाएं कराई और जो प्रशासनिक कंट्रोल है उसको भी स्टेब्लिश किया। अब जो आपके यह सैनिक थे यह दो तीन काम करते थे। एक, व्यापारियों की सुरक्षा, यानी व्यापारी सुरक्षित रहे। दूसरा, कोई अगर हमला होने वाला हो उसकी त्वरित सूचना, क्योंकि यहाँ पर होते थे घुड़सवार। कहाँ पर? इन चौकियों पर। और जैसे ही कोई सूचना होती थी बहुत तेजी के साथ यह घुड़सवार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे और सूचना को पहुंचा पाते थे। अब इस व्यवस्था से क्या लाभ? मान लेते हैं यह एक चौकी है, फिर एक चौकी यह है और एक चौकी यह है और जो राजा है वह यहाँ पर कहीं है। अब यहाँ से सूचना जानी है, एक घुड़सवार लेकर चलेगा, वह इस दूसरे वाले घुड़सवार को देगा, फिर यह तीसरे वाले घुड़सवार को देगा और यह अंततः पहुंच जाएगा राजा के पास। इससे फायदा क्या है? अगर यही वाला घुड़सवार आपका चलता हुआ यहाँ तक आएगा तो एक तो इसे दूरी ज्यादा तय करनी होगी। पहला, जब दूरी ज्यादा तय करनी होगी तो यह रास्ते में क्या करेगा? आराम भी करेगा। यानी जो इसकी स्पीड है वह स्पीड क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, यानी सूचना देरी से पहुंचेगी। यहाँ पर क्या क्रम था? यह जो आपका पहला घुड़सवार होता था, यहाँ पर व्यवस्था थी बरीद की, यानी जो सूचना पहुंचाने का काम करेगा। तो एक बरीद दूसरे बरीद तक पूरी तेजी के साथ सूचना को पहुंचाता था, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या है? सूचना को केवल दूसरे केंद्र तक पहुंचा देना। अब यहां से एक बरीद दूसरे बरीद के पास बहुत तेजी के साथ पहुंचाता था। तो जो सूचना पहुंचने का क्रम है या जो सूचना पहुंचने में लगने वाला समय है वह समय बहुत कम होता था और तेजी से सूचना पहुंच जाती थी राजा के पास, क्योंकि अगर कोई हमला होगा तो वह हमला धीरे धीरे होगा। मतलब यहां से यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा, इसको यह पूरी दूरी तय करनी पड़ेगी और पूरी दूरी तय करने का मतलब इसकी स्पीड कम होगी। स्पीड कम होने का मतलब इसका क्या होगा? समय ज्यादा। और यहाँ पर बरीद व्यवस्था से क्या हो रहा है? जो आपकी सूचना है वह बहुत तेजी के साथ पहुंच रही है। इससे जो प्रशासन है उसको बहुत मदद मिलती थी। दूसरा, ये जो आपके रोड बने थे इन रोडों के किनारे सराएं थी और निश्चित दूरी पर थी, मतलब लगातार सराएं थी। दूसरा, यहाँ पर कुएं की व्यवस्था थी, यानी पानी की भी व्यवस्था थी। पेड़ लगवाए गए थे, यानी अगर किसी व्यापारी को मार्ग चुनना है तो वह कौन सा मार्ग चुनेगा? इस मार्ग को, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं अच्छी है। अगर कोई ऐसा मार्ग हो जहाँ पर कोई सुविधा ना हो, ना वहां सराय हो, ना वहां कुएं हो, ना वहां पेड़ हो, ऊपर से सबसे ज्यादा लूट का डर हो, क्योंकि अगर व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो जो आपके स्थानीय लोग हैं उसके साथ साथ जो लुटेरे लोग हैं वह सब क्या करते थे? व्यापारियों को लूट लेते थे। लेकिन जब इसने ऐसी व्यवस्थाएं डेवलप कर दी, सराय बनवा दी, कुएं बनवा दिए, यहाँ पर बरीद की नियुक्ति है, यहाँ पर सैन्य व्यवस्था के लोग हैं, यानी सैनिकों की नियुक्ति है, तो जो आपके व्यापारी हैं यह व्यापारी सुरक्षा के साथ और सुविधा के साथ व्यापार करते थे। इसके बदले अगर यह टैक्स भी लेगा तो व्यापारी खुशी खुशी देंगे, क्योंकि व्यापारियों को सुविधा मिल रही है। यह इसकी व्यवस्था का आधार था।
और जिस व्यवस्था के तहत इसने अपने साम्राज्य को बहुत मजबूत किया, तो क्या क्या देखा हमने। न्यायिक व्यवस्था इसकी बहुत अच्छी है। यह मानता था कि अगर शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं तो उसका शासन सफल है। अब यहाँ एक तरीके से आप कह सकते हैं उदाहरण दिया जा रहा है, यानी अमीर और गरीब दोनों के साथ बराबर न्याय हो, यह इसका मूल है। राजस्व प्रणाली मजबूत हो और लिखित रूप से हो, सड़कों का निर्माण खूब किया जाए। अब्बास खान यह विवरण देता है कि इसने मुद्रा व्यवस्था में भी बहुत सारे सुधार किए, जिससे जो आर्थिक व्यवस्था है वह व्यवस्था भी मजबूत हुई। प्रश्न यह पूछा जाता है कि जो चांदी का रुपए है इसकी शुरुआत किसने की, तो यह किसने शुरू किया, शेरशाह सूरी ने। इसने बहुत सारे सैन्य सुधार भी किए और यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जो अलाउद्दीन के सैन्य सुधार थे उन सैन्य सुधारों को यह भी लागू करता है, यानी दाग प्रणाली और चेहरा प्रणाली। इन प्रणालियों का यह प्रयोग करता है और सैन्य व्यवस्था को मजबूत करता है। लेकिन उसके साथ साथ यह एक चीज के लिए और फेमस है, यह हिंदू धर्म को भी सपोर्ट करता है या उनके खिलाफ कम से कम अन्याय नहीं करता है जैसे अन्य प्रशासक कर रहे थे, या जो अन्य क्षेत्रों के प्रशासक हैं जो हिंदुओं के साथ जबरदस्ती अलग अलग तरीके के व्यवहार करते थे। जजिया जैसी व्यवस्थाएं, हिंदुओं को प्रताड़ित करना, प्रशासन में उनको हिस्सा न देना और केवल इस कारण से आक्रमण करना कि वह हिंदू प्रशासक हैं, इन सारे कारणों से यह सब कुछ हो रहा था। लेकिन इसने क्या किया, हिंदुओं के साथ भेदभाव नहीं किया और धर्म के आधार पर इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। एक विवरण हमको और मिलता है के.आर. कानूनगो का। अब इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है किस पर, शेरशाह सूरी पर, और इनकी एक किताब है शेरशाह एंड हिज पीरियड। इस किताब में इन्होंने बहुत डीप डाउन जाकर शेरशाह सूरी का जो प्रशासन है उस पर रिसर्च की है और इस रिसर्च से हमको शेरशाह सूरी के विषय में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे उसकी प्रशासनिक दक्षता के विषय में पता लगता है कि अच्छा प्रशासक था, प्रशासनिक व्यवस्थाएं उसने बहुत मजबूत बनाई थी, भूमि सुधार और राजस्व प्रणाली को भी उसने बहुत मजबूत किया था। जैसे जरीब से खेतों की नपाई, पट्टा व्यवस्था, कबूलियतनामा, यानी जो भारत की राजस्व व्यवस्था है उसमें एक तरीके की एक नई क्रांति थी। यानी जमीन को नापा जाएगा, पट्टा किया जाएगा, अनुबंध साइन होगा यानी एग्रीमेंट साइन होगा और कृषि व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ साथ सड़क व्यवस्था बनाई जाएगी, डाक व्यवस्था का भी प्रयोग होगा, जैसे यहाँ पर हमने चर्चा की फरीद की, यह सारी व्यवस्थाएं भी मजबूत होंगी। इससे क्या होगा, जो राजस्व व्यवस्था है वह काफी मजबूत होगी। और जो आपके के.आर. कानूनगो हैं वह क्या कहते हैं कि यह कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन था, यानी संचार क्रांति। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, जो सड़कें बनवाई गई उस पर हर 2 कोस पर सराय, डाक चौकिया, पानी की व्यवस्था, पेड़ों की व्यवस्था, यह सब कुछ करवाई गई। इसके साथ साथ बहुत सारे सैन्य सुधार किए गए जिससे जो आपकी सैन्य व्यवस्था है वह मजबूत हो। दाग और हुलिया प्रणाली की बात हमने पीछे की। न्याय व्यवस्था को मजबूत किया गया, कानून व्यवस्था को बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया और इसमें ध्यान क्या रखा गया सबसे ज्यादा कि भेदभाव ना हो किसी के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या किसी अन्य आधार पर, यानी धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति है वह हमको दिखती है। और यह सब कुछ कौन बता रहे हैं, के.आर. कानूनगो। अब हम देखते हैं कि जो शेरशाह सूरी का प्रशासनिक ढांचा है वह ढांचा कैसा है। हमने देखा कि इसने बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार किया और उन अधिकारों को करने के बाद अब इसको एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करनी है। तो वह क्या थी उसे हम समझते हैं। एक है आपका सबसे ऊपर केंद्रीय व्यवस्था, उसके नीचे है आपका सूबा। तो केंद्र के नीचे क्या है, सूबा, यानी एक केंद्रीय व्यवस्था बड़ा क्षेत्र, उसके नीचे क्या है, सूबा। सूबे को कौन देखेगा, सूबेदार। फिर एक आपका होगा सरदार। सरदार स्थानीय रूप से जो प्रांत हैं या कुछ जगहों पर जिला भी कहा गया है उनको कहते हैं, तो वहां पर सरकार है, उसको कौन देखेगा, शिकदार ए शिकदार या फिर मुंसिफे मुंसिफान। सरकार के नीचे क्या होगा, परगना। परगना को कौन देखेगा, शिकदार। और कौन देखेगा, मुंसिफ। मुंसिफ देखेगा मुख्यतः आर्थिक कार्यों को और जो आपका शिकदार है यह मुख्यतः देखता था सैन्य को और उसके साथ साथ प्रशासन को। इन दोनों की रिपोर्टिंग किसको होगी, यानी शिकदार रिपोर्ट करेगा किसे, शिकदार शिकदार को। मुंसिफ रिपोर्ट करेगा किसको, मुंसिफे मुंसिफान को। इसके बाद ग्राम स्तर की व्यवस्था, यहाँ पर आपको मिलता है सूद, मुकद्दम और चौधरी। यह पूछा जा चुका है, इसे आप ध्यान रखिएगा, सूद, मुकद्दम और चौधरी। तो ग्राम स्तर की व्यवस्था, ग्राम के ऊपर परगना, परगना को देखेगा शिकदार और मुंसिफ। परगना के ऊपर क्या हो गया, सरकार, सरकार को देखेगा शिकदार शिकदार, मुंसिफे मुंसिफान। सरकार के ऊपर क्या है, सूबा, सूबे को देखेगा सूबेदार और सबसे ऊपर क्या है, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। यह पूरा ढांचा है किसका, शेरशाह सूरी का। इसके 4 प्रमुख विभाग थे और यह विभाग कहां पर है, केंद्रीय स्तर पर, जिनसे यह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चला पाता था। यह कौन से हैं, दीवाने वजारत यानी राजस्व व्यवस्था का विभाग,
यह विभाग क्या देखेगा? राजस्व व्यवस्था को। यह कई जगहों पर वजारत लिखा है, कई जगहों पर आपको विजारत भी लिखा मिलेगा, दोनों एक ही है। यहाँ पर जो मंत्री है उसे क्या कहेंगे? दीवान। यानी दीवाने विजारत का जो प्रमुख है वह कौन है? दीवान। और यह मुख्यतः क्या देखेगा? राजस्व व्यवस्था से जुड़े कार्यों को। उसके बाद है दीवाने आरिज, यह सैन्य व्यवस्था को देखेगा। और इसका जो मंत्री है यह नाम आपको ध्यान रखना होगा। नाम क्या है? आरिज मुमालक। तो आरिज मुमालक मंत्री है, विभाग का नाम क्या है? दीवाने आरिज। और मुख्यतः काम क्या है इसका? सैन्य व्यवस्था को देखना, यानी उनकी भर्ती करना, वेतन, उनकी ट्रेनिंग, उनके विषय में सारे रिकॉर्ड रखना। यह सारा काम किसका है? दीवाने आरिज का। फिर दीवाने रसातल, यह विदेश विभाग है। इसमें मुख्यतः क्या है? व्यापार, यानी जो विदेशी व्यापार हैं वह किस तरीके से हों, और उसके साथ साथ एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ किस तरह से व्यवहार हो, कैसे संधियां बने, इन सब को यह देखता था। कुछ जगहों पर हमको यह भी मिलता है कि जो दान की व्यवस्था है, यानी प्रशासन द्वारा जो दान दिया जाता है, उस व्यवस्था को भी देखता था दीवाने रसातल। फिर एक विभाग है दीवाने इंशा, यह पत्राचार को देखता था, यानी पत्राचार का यह विभाग था। और इसमें सबसे प्रमुख कौन था? बरीद, यानी बरीद जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता था, उसको कंट्रोल कौन करता था? दीवाने इंशा। इसके साथ साथ हमको यह भी दिखता है कि जो आपका यह दीवाने इंशा है, यह दस्तावेजों को तैयार करना, यानी जो राजा आदेश देता था उन आदेशों को लिखवाना, उनको रिकॉर्ड में रखना, उनको आम लोगों तक पहुंचाना, यानी आम जनता तक उनको कम्युनिकेट करना, यह सारा काम किसका था? दीवाने इंशा का। जो डॉक्टर AL श्रीवास्तव हैं, यह दो विभागों की और बात करते हैं। यह कहते हैं कि जो काजी है और जो आपका बरीद है, यह ज्यादातर किसी के कंट्रोल में नहीं थे। जैसे अभी हमने पीछे चर्चा की कि जो आपका दीवाने इंशा है यह कंट्रोल करता था बरीद को, लेकिन जो आपके AL श्रीवास्तव हैं यह कहते हैं कि जो आपके काजी हैं और जो आपके बरीद हैं यह ज्यादातर स्वतंत्र होते थे और अलग से एक मंत्री परिषद के रूप में या अलग से एक मंत्री के रूप में थे। इन दोनों पर किसी का कंट्रोल नहीं था और मुख्यतः यह दोनों रिपोर्ट करते थे किसे? राजा को या फिर सुल्तान को। काजी क्या करेगा? न्याय व्यवस्था को देखेगा और उसमें ध्यान रखा जाएगा कि जो शरीयत के कानून हैं उनका पालन किया जाए। फरीद क्या करेगा? सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम। तो इसमें अंतर केवल इतना है कि जो आपके AL श्रीवास्तव हैं वह कहते हैं कि यह दोनों स्वतंत्र थे और राजा का ही सीधा सीधा कंट्रोल था, यह किसी मंत्री परिषद के अधीन नहीं थे। प्रांतीय स्तर पर हम देखते हैं तो जो शेरशाह सूरी का प्रशासन है वह 47 प्रांतों में विभाजित था। इन्हीं प्रांतों को कहते हैं सरकार और इनको देखता कौन था? एक गवर्नर, यानी पूरा जो प्रशासनिक क्षेत्र है वह प्रांतों में विभाजित है। इन प्रांतों को कहेंगे सरकार, देखेगा कौन? एक स्थानीय गवर्नर, उसे कहेंगे क्या? नायब-ए दीवान। तो नायब-ए दीवान के माध्यम से सरकारों का प्रशासन देखा जाता था। फिर ये जो आपकी सरकारें हैं बाद में तहसीलों में बांटा जाता था और इनका प्रशासन कौन देखते थे? यानी तहसीलों का प्रशासन कौन देखते थे? आमिल। तो यह व्यवस्था थी। जो टैक्स वसूलने का काम है वह मुख्यतः किसका होता था? नायब-ए दीवान का। यानी अपनी सरकार में या अपने प्रांत में टैक्स ठीक से वसूला जाए, यह जिम्मेदारी किसकी थी? नायब-ए दीवान की। प्रांतों में हमको स्थानीय प्रशासन भी मिलता है, जैसे जिले स्तर की और तहसील स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था, और यह राजस्व संग्रहण में, सड़क निर्माण में, सामाजिक सेवाओं में, इन सब में सहयोग करते थे किसका? गवर्नर का। इसके बाद जो आपकी सरकारें हैं या फिर जिले हैं, इनका प्रशासन किस प्रकार से होता था? अब आप इसको ऐसे समझिए, एक पूरा प्रशासनिक क्षेत्र है, फिर इसको बांटा गया है सरकारों में। अब यहाँ पर जो अंतर है वह क्या है? हो सकता है कि एक जो आपका प्रशासनिक क्षेत्र हो इसका एक सूबेदार हो, या हो सकता है कि कोई एक ऐसा सूबेदार हो जिसका कई सारे सूबों पर क्या हो? प्रशासन हो। यानी जरूरी यह नहीं है कि एक सरकार पर एक ही सूबेदार हो सकता है कई सरकारों को मिलाकर एक सूबेदार बनाया जाए। यह भी हो सकता है कि किसी एक सरकार पर दो सूबेदार हो, यानी जिस तरह से जरूरत है उस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को बनाया जाएगा। तो जो एक सूबेदार का क्षेत्र होगा उसे क्या कहेंगे? सूबा। और कुछ जगहों पर क्या मिलेगा? इक्ता। बाद में यहीं पर इक्तेदार होंगे। तो सूबा या इक्ता सरकारों में क्या होता था? बंटा होता था। इनमें दो प्रमुख अधिकारी हैं, कौन कौन से? एक है आपका शिकदारान। यह क्या करेगा? यह जो स्थानीय पुलिस की व्यवस्था है, यानी स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था है, आंतरिक सुरक्षा है, उस काम को यह देखेगा। और जो राजा के आदेश है, यानी शेरशाह के जो आदेश हैं, वह आदेश यह लागू करवाएगा। फिर एक आपका है मुंसिफान। इसके नाम से जाहिर है यह क्या करेगा? न्यायिक आदेशों का पालन, कानूनी विवादों को क्या करेगा? सुलझाएगा। स्थानीय स्तर के जो फैसले हैं उनको देखेगा, कानून तैयार करवाएगा, न्याय व्यवस्था को विकसित करेगा।
यानी जो मुंसिफ का काम है वह सारे काम यह करेगा। फिर परगने का शासक, अब परगना क्या है? सरकार से नीचे का भाग, वहां पर आपको मिलेंगे मुंसिफ। मुंसिफ क्या देखेंगे? न्याय व्यवस्था, छोटे मोटे जो झगड़े हैं उनको यह निपटाएगा। फिर है आपका खूत। खूत क्या है? यह जमींदार वर्ग का प्रतिनिधि है, यानी कई सारे जमींदारों का जो एक ग्रुप है उसको लीड कौन करेगा? खूत करेगा। इसके बाद क्या है? मुकद्दम, यह गांव का मुखिया है, यानी जो गांव से जुड़ी व्यवस्थाएं हैं उनको यह देखेगा। फिर आपका एक है चौधरी। चौधरी कौन है? राजस्व अधिकारी, यानी टैक्स कलेक्शन का जो काम है वह देखेगा चौधरी। तो इस तरह से खूत है, मुकद्दम है और चौधरी है। जो परगने के प्रशासन को और कई जगहों पर आपको मिलेगा कि जो ग्राम प्रशासन है उसको देखेगा। अब आपको स्तरीकरण समझना होगा कि किस तरह से स्तरीकरण या फिर क्लासिफिकेशन किया गया है। इस सब के अलावा जो शेरशाह सूरी है वह बंगाल के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था डेवलप करता है। अब यहाँ पर सबसे खास चीज है, खास चीज क्यों? क्योंकि जो बंगाल का प्रशासन है वह अन्य क्षेत्रों से बिल्कुल डिफरेंट था और इसके जो 47 सूबे थे या 47 सरकारें थी, उनमें जो 17 सरकारें हैं वह कहाँ है? बंगाल में ही है। और बंगाल में इसलिए इसको अलग से प्रशासनिक व्यवस्था बनानी थी। इसने क्या किया? जो बंगाल का क्षेत्र है वहां पर आक्रमण किया, वहां के क्षेत्रों को जीत लिया और जब क्षेत्रों को जीता तो उन क्षेत्रों में जो हिंदू राजा हैं उन हिंदू राजाओं को उनका क्षेत्र वापस कर दिया। यानी स्थानीय प्रशासन हिंदू राजा देखें और जो मुख्य प्रशासन है वह मुख्य प्रशासन देखेगा शेरशाह। यानी हिंदू राजा अधीन हो गए किसके? शेरशाह के। कहाँ? बंगाल के क्षेत्र में। वहीं जो आपके अफगान राजा हैं उन राजाओं के क्षेत्र को शेरशाह ने अपने कंट्रोल में कर लिया और वहां पर नियुक्ति की सूबेदारों की। यानी सूबेदार अफगान क्षेत्रों को देखते थे और जो हिंदू राजा हैं, जो स्थानीय हिंदू राजा हैं, वह अपने क्षेत्रों को देखते थे और अंततः रिपोर्ट करते थे शेरशाह को और शेरशाह उन क्षेत्रों का कंट्रोल देखता था। तो इस तरह इसने बंगाल में अलग से प्रशासनिक व्यवस्था डेवलप की थी जो वहां की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से या फिर वहां की स्थानीय भौगोलिक स्थिति के हिसाब से थी। यानी एक दीवान की जगह एक सेनापति को क्या बनाया गया? गवर्नर बनाया गया। वह प्रशासन को देखता था और इसकी सहायता के लिए एक विभाग बनाया गया था जिसे कहते थे आमीरे बंगाल या आमीरे बंगाल या अमीरे बंगाल। सहायता करता था किसकी? राजस्व के कलेक्शन में। और कलेक्शन जाता था कहाँ? शेरशाह सूरी के दरबार में। स्थानीय प्रशासकों को इसने क्षेत्र वापस क्यों किए? क्योंकि इसे डर था विद्रोह का और यह विद्रोह लगातार होते आ रहे थे। यानी एक अलग तरीके की रणनीति के साथ यह बंगाल के प्रशासन को संभालता है और बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाता है। बंगाल के क्षेत्र में जो इसकी भूमि मापन की व्यवस्थाएं हैं, टैक्स कलेक्शन का जो इसका सिस्टम है, इसको उन व्यवस्थाओं के हिसाब से लागू किया। यानी बंगाल के क्षेत्र में जो वहां की जरूरत है उसके हिसाब से लागू किया। यानी उनमें हमें लचीलापन मिला क्योंकि इसकी जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था है वह मजबूत है, कठोर है। निर्णय लेना, न्याय व्यवस्था, भूमि को पट्टे पर देना, यह सारी व्यवस्थाएं बहुत सिंक्रोनाइज हैं, बहुत मजबूती के साथ बनी हुई हैं। लेकिन बंगाल के क्षेत्र में यह ढील देता है क्योंकि जो बंगाल की स्थानीय जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखना होगा और उसका ध्यान यह रखता है और बंगाल में अलग प्रशासनिक व्यवस्था यह डेवलप करता है। लेकिन इन पर कंट्रोल भी बना रहे, इसके लिए जो गुप्तचर व्यवस्था है उस गुप्तचर व्यवस्था को बंगाल के क्षेत्र में सबसे मजबूत रखता है। यानी स्थानीय लोगों को छोड़ देता है कि ठीक है आप अपना प्रशासन देखिए, लेकिन उस प्रशासन की सारी खबर पहुंचे शेरशाह तक, इस बात की यह पूरी व्यवस्था करता है और गुप्तचर व्यवस्था इसमें सबसे ज्यादा सहयोग करती है। यानी जो आपकी बरीद प्रणाली है वह बरीद प्रणाली बंगाल के क्षेत्र में बहुत सक्रिय रूप से काम करती है और इस तरह बंगाल पर भी शेरशाह का नियंत्रण लंबे समय तक बना रहता है। तो इस तरह हमने समझा कि शेरशाह की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह किस प्रकार की थी, केंद्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और ग्राम स्तर पर। सबको हमने डिटेल से समझ लिया है। आने वाले वीडियोस में हम शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था को ठीक से समझेंगे और उन सारे तथ्यों को देखेंगे जो परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती हैं। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।